Good morning to all. This is Pratma Singh. Welcome back to Pole Path. आज का ये वीडियो हम मॉर्निंग में दे रहे हैं क्योंकि आज शाम से मैं रात में शुरू करेंगे और ये हम सैंपल पेपर कर रहे हैं बिहार जो डीपीएससी की पीजीटी के लेवल का ये पेपर बिहार की साइट पे पड़ा हुआ है। इसके मॉडल पेपर के रूप में ये इसको आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपको एक लेवल पता चल जाए किस तरह का पेपर आपका बनने वाला है। 19-20 ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम हो सकता है या थोड़ा सा अप हो सकता है, लेकिन जो इन्होंने मॉडल पेपर या सैंपल पेपर वहां पर डाल दिया है तो ऐसा ही आपका ये मान के चलिए कि ऐसा ही पेपर पीजीटी का बनेगा। तो ये पीजीटी का पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, आगे फिर टीजीटी का भी देख लेंगे। फिलहाल ये पीजीटी का है और इसमें जो है हमने 2 क्लासें दे दी हैं, प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस कौन सी 4। ये 2 क्लासेस हमने इससे रिलेटेड दे दी हैं। आज इसमें हम इस सैंपल पेपर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मैराथन यानी कि ऑल टॉपिक लेते हुए उसमें एनसीईआरटी भी होगा और साथ में ये जो दूसरी चीजें अदर टॉपिक हैं वो भी होंगे। हो सकेगा तो एनसीईआरटी का मैराथन मैं अलग दे दूंगी। तो बाकी कुल मिलाकर के सारे टॉपिक पर मैराथन आने वाला है जो कि आज शाम से शुरू हो जाएगा। सारे इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चंस होंगे। तो जिस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं या जिन क्वेश्चन की इस बार आने की संभावना है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं देने वाली हूँ आज शाम से। चलिए देखेंगे आज का हम पहला क्वेश्चन। वैसे हमने जो है कल की प्रैक्टिस में 79 तक हमने कर लिया था। आज हम 80 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 80 यहाँ से हम आज शुरू करेंगे। तो क्या है कि इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो किसने किया था? जस्टुस डी ट्रेसी ऑप्शन में है आपका ए, बी कह रहा है फ्रांसिस बेकन, सी कह रहा है कार्ल मैनहम और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है विचारधारा शब्द का प्रयोग करने वाले जस्टुस डी ट्रेसी हैं। ये कौन से? एक फ्रांसीसी विचारक थे, फ्रांसीसी विचारक थे और विचारधारा का मतलब इन्होंने निसंदेह सत्य बताया था। इनके अकॉर्डिंग विचारधारा वो है जो मतलब जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होती है। निसंदेह सत्य, असंदिग्ध सत्य की बात इन्होंने की थी विचारधारा के संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 81 क्या कह रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका की, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति की प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ए, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, बी, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, सी, एक वैश्विक आर्थिक प्रणाली की स्थापना करना, डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका युद्धोत्तर, इसने फर्स्ट युद्ध जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड में जब इसके पर्ल हार्बर पर जापान ने आक्रमण किया था, उसके बाद ये जो है युद्ध में कूद पड़ता है और जो है अपना डंका भी बजाता है। हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो है ये बम गिरा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर देता है और विश्व में जो है एक सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये जो है उसके बाद ये क्या होता है, ये और सोवियत संघ, शीत युद्ध शुरू हुआ था। तो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, ठीक है, दुश्मन थे एक प्रकार से आप कह लें, और इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो इनका जो है बेस मतलब मेन, अगर अमेरिका की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की नीतियों की बात की जाए तो इनका पूरा जोर था साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। सारी नीतियां इनकी थी, पूरी नीतियां जो इनकी, चाहे वो ट्रूमैन सिद्धांत रहा हो, चाहे मार्शल योजना रही हो और भी बहुत सारी चीजें, नाटो का संगठन, ये सब क्या था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने की ये इनकी पूरी नीतियां थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 82। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत द्वारा निर्देशित है? भारत की विदेश नीति की बात हो रही है। गुटनिरपेक्षता, सामरिक स्वायत्तता, वैश्वीकरण, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक है डी ऑप्शन, और ई कह रहा है कि कोई नहीं। यहाँ पर जो है भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत के द्वारा
निर्देशित है, जो दिए गए ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर बी, सामरिक स्वायत्तता, इससे निर्देशित है। ठीक है, ये गुटनिरपेक्षता वगैरह नेहरू के टाइम पे था। नेहरू के टाइम पे एक जो है आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित विदेश नीति का फॉलो अप किया गया था, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। तो और उधर से इस चक्कर में जो है चीन ने भी आक्रमण किया, चीन ने धोखा कर लिया, बहुत सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद क्या है, इंडिया ने यथार्थवादी विचारधारा पर आधारित अपनी विदेश नीति जो है अपनाई है। और उसमें अगर 2-3 बातें मेन हम देखें कि क्या हो सकती हैं इसकी अब आज की जो है विचारधारा के उसमें, तो इसमें आ जाएगा क्या है, पड़ोसी प्रथम आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो गुजराल सिद्धांत दिया गया था उसमें क्या था कि पड़ोसियों की हेल्प किया जाए, उनसे और उम्मीद ना की जाए, ये सारी बातें की गई थी। तो पड़ोसियों का यहाँ पर बहुत महत्व दिया गया है, पड़ोसियों को महत्व दिया गया है। ठीक है, पड़ोसियों को महत्व दिया गया है। फिर क्या है, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की जा रही है, ये इसका विदेशी नीति का आत्मनिर्भरता भी इसका एक है। और विश्वास की नीति, जो विश्वास की नीति यानी कि अपना जो है विश्वास, जो अगर संधि वगैरह जिससे कायम की है तो उसका विश्वास बनाए रखें, तो वो चीज है विश्वास की नीति, इस पर भी काम कर रहे हैं। और क्या है, समृद्धि एवं सुरक्षा, यानी कि आर्थिक विकास और उसके साथ में सुरक्षा भी। ऐसा नहीं कि चाइना ने आक्रमण करके उस समय हमारा क्षेत्र हथिया लिया था, लेकिन अब नहीं, अब चाइना आता है, कोशिश करता है, लेकिन पीछे खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारी विदेश नीति अब यथार्थवादी हो गई है, आदर्शवाद के उन खोखले सिद्धांतों पर नहीं चलती है, जो रियलिस्टिक है, जो सामने दिख रहा है, जो जरूरत है उस अकॉर्डिंग काम करती है। तो ये कुछ खास जो है आज के समय की विदेश नीतियां हैं हमारे भारत की। और उसमें अगर देखें तो सामरिक स्वायत्तता जो है, ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आत्मनिर्भरता भी आ जाएगी। ठीक है, समृद्धि, सुरक्षा और समृद्धि भी आ जाएगी, ये सब चीजें हैं, आ जाएंगी। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है आपको। ठीक है, जो अभी क्या है, भारत ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि चीजें हमारे यहाँ बने, हथियार बने, औजार बने, प्लेन बने। यदि कोई कंपनी बना भी रही है, किसी से ले भी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी भी साथ में लेने की कोशिश करते हैं, ताकि फिर एक बार लेने के बाद उस टेक्नोलॉजी को यहाँ से बनाया जाए। और अभी काफी चीजें जो है निर्यात भी की जा रही है भारत के द्वारा बनाई हुई। तो मतलब यहाँ आत्मनिर्भरता की काफी निर्भरता की ओर भारत जो है बढ़ रहा है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 83 पे आते हैं। और 83 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है। जो भारत की लुक ईस्ट नीति है, तो ये जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण पूर्व एशिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। सी कह रहा है कि इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को रोकना। डी कह रहा उपर्युक्त में से एक से अधिक। और ई है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो लुक ईस्ट है, इसका पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है, यानी कि जो इनके साथ आर्थिक संबंध है या व्यापारिक संबंध है, इन सबको सुदृढ़ करना है, और एक मतलब इसके समृद्धि की ओर और व्यापार और आर्थिक विकास की ओर बढ़ना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये लुक ईस्ट का मेन प्राथमिक उद्देश्य यही है। ठीक है, यहाँ पर 83 हो गया। इधर देखते हैं 84 पे आ जाते हैं। 84 क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है। देखिए, ऐतिहासिक आ गया, सांस्कृतिक आ गया और सामाजिक आ गया। ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, बी कह रहा है तर्कसंगत विकल्प सिद्धांत, सी कह रहा है संरचनात्मक कार्यात्मक, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, इन सब की बात करते हैं, तो ये आ जाएंगे आपका परंपरागत में आ जाएगा, व्यवहारवाद में नहीं आएगा, तर्कसंगत में भी नहीं आएगा, संरचनात्मक, प्रकारात्मक, तो ये तो जो है ये संरचनात्मक कार्यात्मक आमंड एवं पावेल के द्वारा किया गया था। आमंड एवं पावेल के द्वारा जो है ये दिया गया था। और जो ये डेविड ईस्टन का था, जो अनुप्रयोग था,
तो उसी का इसमें सुधार किया गया था। ये आमंड कहते हैं कि जो डेविड ईस्टन के द्वारा आगत निर्गत दिया गया है वो पूर्ण नहीं है, वो अधूरा है, इसलिए जो है इन्होंने संरचनात्मक कार्यात्मक उसी को सुधार करते हुए या उसको और इम्प्रूव करते हुए इन्होंने दिया था। ठीक है, व्यवहारवाद से संबंधित कौन है? व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित डेविड ईस्टन महोदय हैं। ठीक है, डेविड ईस्टन है, ये दोनों से संबंधित हैं। और संरचनात्मक कार्यात्मक आमंड एवं पावेल। और ये भी क्वेश्चन आता है कि आमंड और पावेल ने किसके अनुप्रयोग में सुधारात्मक जो है अपना ये जो सिद्धांत दिया है, तो किसके अनुप्रयोग में सुधार किया है? तो ये डेविड ईस्टन के ही अनुप्रयोग को इन्होंने यूज करके उसी को सुधार करते हुए दिया है। तो ये जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो है ये किसमें आ जाएगा? ये परंपरागत जो आपका परंपरागत होता है, परंपरागत उपागम, इससे संबंधित हो जाएगा। तो ये यहाँ पर है नहीं, कोई भी नहीं। व्यवहारवाद मूल्यों के जो है मूल्यों से संबंधित है, इसमें मूल्यों का जो है क्या किया था, इंक्लूजन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ परंपरागत उपागम नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, मेक्सिको है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण, तो ये मेक्सिको है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि कनाडा और यूनाइटेड किंगडम दोनों में भी राष्ट्रपति शासन नहीं है। मेक्सिको यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखेंगे। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखते हैं, इनको फटाफट कर लेते हैं। तो 86 जो है क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय है, मौलिक अधिकारों का एक बयान है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कोई नहीं है। तो संविधान क्या है? संविधान एक परिचय है, सॉरी, ये जो प्रस्तावना है ये क्या है? ये एक परिचय है, किसका? जो भारतीय संविधान है ये उसी का परिचय है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। 86 कर लिया है, चलिए देखते हैं 87। 87 क्या कह रहा है? ऑप्शन आपका जो डी है क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक है, ई में हो जाएगा कोई नहीं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 395 है, 400 है, 405 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो कुल संख्या, जो टोटल संख्या है 395 ही है। इसमें सब सेक्शन और क्लॉज को जोड़ दिया गया है, जिससे इनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है, यानी कि 450 के आसपास जाकर के हो गई है, उससे ज्यादा ही हो गई है। लेकिन अगर वो आप तब टिक करेंगे जब गणना के आधार पे साफ-साफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और वैसा कुछ ऑप्शन भी वहां पर आपको दिखे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो 395 ना दिखे और वो ऑप्शन आपको दिखे 450 के आसपास का ऑप्शन जो दिखे, तब आप टिक करेंगे। यदि 395 दिख रहा है और साथ में वो ऑप्शन भी गणना के आधार पर दिख रहा है, तो आपको 395 ही टिक करना है। यदि क्वेश्चन में साफ-साफ कहा है कि गणना के आधार पर कितना है, तब आपको जो है गणना के आधार वाला ऑप्शन चूज करना है। अदरवाइज 395 दिख रहा है तो आपको वही टिक कर देना है। ठीक है, क्योंकि टोटल जो मूल संविधान के अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 88 क्या कह रहा है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, किसका? परंपरावाद का, व्यवहारवाद का, उदारवाद का, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि कोई नहीं। तो जो अन्य विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, ये हो जाएगा व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद जो है ये आता है, तो ये क्या है? राजनीति जो पॉलिटिकल साइंस है इसको एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट बनाना चाहता है। तो इसको, इस सब्जेक्ट को विज्ञान सम्मत बनाने के लिए क्या किया था? इसने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को मतलब फॉलो किया था। यानी कि इसमें जो है सभी सब्जेक्ट को, उनका ज्ञान, नॉलेज सभी को एक साथ पढ़ने का और सभी से नॉलेज और सभी से इंटीग्रेट करने का इसने जो है ऑप्शन चूज किया था। तो ये व्यवहारवाद यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। अगला हो जाएगा 89 क्वेश्चन। 88 तक हमने कर लिया है, 89 देखेंगे अब। और 89 कह रहा है किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है। जॉन सीले ने किया है, या फिर जेस मिल ने किया है, या ब्राइस ने किया है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है, और या फिर जो है कोई नहीं है। तो ये जो सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये कथन जो है जेफरसन के द्वारा दिया है। जेफरसन इन्होंने दिया है। ये अमेरिकी संविधान के निर्माता हैं, बाद में ये राष्ट्रपति भी बन जाते हैं वहां के, ठीक है। इनके द्वारा ये दिया गया है। और ऑप्शन यहाँ पर क्योंकि जेफरसन का यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 89 देख लिया, अभी हम देखेंगे 90। ठीक है, 90 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये। भारत के किसी पड़ोसी देश ने भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% पर सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की? तो देखिए, जब का ये क्वेश्चन बना दिया गया होगा उस समय की ये बात हो रही, तो आसपास के जो अपने बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, तो उनमें कुछ यदि कोई बहुत बड़ा मुद्रास्फीति उछली है, नीचे गिरी है, जो भी है, तो उस पर भी आपका ध्यान रहेगा। कोई बड़ा इवेंट हुआ है तो वो भी आपके क्वेश्चन में डाला जा सकता है। तो इन सब चीजों, करंट अफेयर्स हैं, जो करंट न्यूज आ रही है, इम्पोर्टेंट, उस सबको आपको ध्यान में रखना है, तो वो भी क्वेश्चन में आ सकता है। ऑप्शन में क्या दिया गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। तो इसमें जो है जो मार्च में जिस साल ये पेपर दिया गया था, तो मार्च में सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी, कहाँ? पाकिस्तान में। चलिए आगे देखेंगे, 91st क्वेश्चन देखेंगे अब हम। 91st क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अब बहुत इजी आ रहे हैं और सारे फैक्चुअल हैं। पहले के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे और अब जो है फैक्चुअल हैं, फटाफट टिक करने वाले हैं। संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी, कब की थी? फरवरी 46 में, मई 46 में, या फिर दिसंबर 46 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, ये दो ऑप्शन आपके हमेशा नीचे पर दिए रहते हैं, तीन ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो अगर हम बात करें संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब होती, वही चीज यहाँ पूछ रहा है, सिर्फ शब्दों के साथ खेल रहा है। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 46 में, 1946 में हुई थी। ये दिसंबर में हुई थी, 1946 में हुई थी। और डेट क्या थी? डेट भी पूछ लेता है, वैसे यहाँ पर डेट नहीं दी गई है पर डेट भी पूछ लेता है, तो 9 दिसंबर था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके जो है अंतरिम ये बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और इसकी सेकंड मीटिंग कब होती? इसके 2 दिन बाद, यानी कि एक दिन गैप। 9 को हुई थी, 10 गैप होता है, 11 को सेकंड मीटिंग हो जाती है और इसमें राजेंद्र प्रसाद सिंह जो है एक मतलब परमानेंट जो है अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी मीटिंग कब होती है? 11 दिसंबर को होती है। ठीक है, तीसरी मीटिंग कब होती है? ये होती है 13 दिसंबर को, जिसमें जो है नेहरू जी ने जो है क्या दिया था? उद्देशिका प्रस्तुत की थी, संविधान प्रस्ताव एक प्रकार से वो दिया था। तो ये 3 डेट आप याद रखिए, क्वेश्चन में आ ही जाते हैं, अक्सर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखेंगे सेकेंड, अगला क्या है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। 2 दिसंबर 1946 को, 5 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, और उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी अभी हमने बात कर ली है, वही बात है, शब्दों को घुमा दिया है और फैक्ट वही है, फैक्ट सेम है, फैक्ट नहीं घूमेगा, शब्दों को घुमा दिया है, आपको अच्छे से समझना है। और ये जो है यहाँ पर कोई नहीं होगा, क्योंकि 11 दिसंबर को 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है, 11 को सेकंड होती है और 13 दिसंबर को जो है उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। तो ये 13 दिसंबर यहाँ पर दिया नहीं गया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
93 क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था? 11 दिसंबर 1946 में, या 11 दिसंबर 1947 में, या फिर 11 दिसंबर 1949 में? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है ये 10 दिसंबर तो मैच कर रहा है, बट ये डेट नहीं मैच कर रही, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 में जो है इसकी घोषणा की गई थी, 1948 में। ये इसकी राइट डेट है। तो लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इधर देख लेते हैं 94। सभी अभी जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और फटाफट टिक करने वाले, यानी कि फैक्चुअल हैं। ये सब तो आपके लिए हलवा है, क्योंकि आप पीजीटी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ही इजी हैं। देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? तो कौन सा रोकता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14 भी बहुत इजी है और 16 भी बहुत इजी है, तो इन सब के बारे में आप हमें बताएंगे। वैसे मैराथन में ये सारी चीजें आएंगी। 16 के जो कुछ सब सेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं लेके आऊंगी। बट अभी आप इन दोनों का जो है आंसर हमें कीजिए कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है और अनुच्छेद जो है 16 क्या कहता है। फिलहाल आप ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जो है बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? अनुच्छेद 32 में किस चीज का उल्लेख किया गया, आप सबको पता है। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, निषेधाज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसमें 5 प्रकार की रिट दी जाती है अनुच्छेद 32 में, ठीक है, वो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक हो जाएगा आपका ऑप्शन। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट का वर्णन किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 क्या कह रहा है, एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया है? जिला कलेक्टर का कार्यालय, ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड क्या है विलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड वारन हेस्टिंग के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग है, इनके द्वारा है ही जो है जिला कलेक्टर कार्यालय, इनके द्वारा ही बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। 97 देखेंगे, सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी हैं, यदि किसी ने थोड़ी पढ़ाई की होगी तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। 97 कह रहा है, राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन करता है? देखिए यहाँ पर ईश्वर आ गया है, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। विकासवादी सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो जहां पर ईश्वर आ गया है वहीं पर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के जो है समर्थक कौन है और इसके जो है जो प्रतिपादक है वो कौन है, वो आप मुझे बताएंगे। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बहुत बार बताया है प्रैक्टिस में अपने, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 101। यहाँ पर हमने कौन सा किया है 97। चलिए 98 आ गया, 98 को देख लेते हैं, आ गया यहाँ पर स्क्रीन पर, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। 98 क्या कह रहा है कि जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया है? समाजवादी, संघवादी, बहुलतावादी, उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ये ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही राज्य संघों का संघ है, ये कथन किसका है? बहुलवादियों का है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिना सोचे आप टिक करें। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं। देखो पेपर क्या होता है ना, डिफिकल्ट, एवरेज एंड इजी में बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो है आपका इजी पोर्शन चल रहा है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है। ऑप्शन है आपके सामने,
दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में, विकासवादी सिद्धांत में, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में, या उपयुक्त में से एक से अधिक? ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना एक कारक है, ये विकासवादी सिद्धांत में ऐसा जो है माना गया है। और विकासवादी सिद्धांत का कॉन्सेप्ट ये है कि जो राज्य की उत्पत्ति है ये ग्रेजुअली धीरे-धीरे हुई है और समय के साथ-साथ धीरे-धीरे जैसे-जैसे नीड आती गई वैसे-वैसे जो है राज्य इवॉल्व होता गया। ये इनका कॉन्सेप्ट है और इसमें जो है अगर किस-किस चीज़ों का योगदान है, कौन-कौन से जो है कारक हैं इसमें अपना रोल प्ले करने वाले, तो एक हो जाएगा रक्त संबंध, ठीक है? कहते हैं जो पिछले के जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी का इसमें रोल है, तो रक्त संबंध हो गया। फिर दूसरा हो जाएगा आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? धर्म, धर्म भी आ जाता है, धर्म का भी इसमें जो है रोल प्ले किया गया है। जो पहले लोग क्या है धर्म के नाम पे ही डिसिप्लिन रहते थे, धर्म के नाम पे ही सारी चीज़ों को मानते थे, फॉलो करते थे। जब कोई क्या मतलब कोई एक ऐसी वहाँ पर सत्ता नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, उस समय की बात है, तो धर्म का भी रोल प्ले किया गया है। और जो है अगर इसमें हम बात करें और क्या है तो राजनीतिक चेतना हो जाएगा, राजनीतिक चेतना हो जाएगा जिसकी बात की गई है। और इसमें जो है क्या है शक्ति, शक्ति का भी रोल है। तो ये सारी चीजें जो मेन है, रक्त संबंध, आर्थिक गतिविधियां और धर्म और ये राजनीतिक चेतना, शक्ति, इन सभी का जो है रोल है। ये सभी कारक है किसके? विकासवादी सिद्धांत में ये सभी जो है इनका रोल माना जाता है, ये सभी कारक माने जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश करने का परिणाम है। यह कथन किससे संबंधित है? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित है, बल के सिद्धांत से संबंधित है, विकासवादी सिद्धांत से संबंधित है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, और जबकि ई ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी नहीं है। तो जो शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश करने का परिणाम है, ये किसका है? ये जो बल का सिद्धांत है यानी शक्ति का सिद्धांत है, ये इसी का जो है कॉन्सेप्ट है। और ये ओपनहाइमर द्वारा, ओपनहाइम इसके जो है प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के हॉब्स लॉ रूसो हो जाएंगे। आगे देखेंगे कौन सा 100 था, अभी 101 हम देखेंगे, ठीक है। 101 यहाँ पर आ गया है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उत्पत्ति के बल सिद्धांत के संबंध में नहीं है? राज्य की उत्पत्ति के जो बल का सिद्धांत है उससे संबंधित नहीं है, कौन सा? कौन सही है? सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक है। बी कह रहा है इच्छा बल नहीं राज्य का आधार है। सी कह रहा है राज्य के विकास में आध्यात्मिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। और डी कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, जबकि ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राज्य की उत्पत्ति के बल के सिद्धांत के संबंध में कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बल ही एकमात्र कारक है, बल को ही सबसे ज्यादा इसने क्या दिया है, महत्व दिया है शक्ति सिद्धांत ने, ठीक है। जबकि इच्छा बल नहीं राज्य का आधार है, यानी कि बल नहीं, बल ना शक्ति ना कि इच्छा, ऐसे भी आता है शक्ति ना कि इच्छा क्या है, उल्टा बोल गई, इच्छा ना कि शक्ति, ऐसे आता है। यहाँ पर बल दिया गया है, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का आधार है, या फिर ऐसे भी आ सकता है इच्छा बल नहीं राज्य का आधार है। तो ये ग्रीन का कथन है, बहुत ही फेमस है, ग्रीन के द्वारा दिया गया आदर्शवादी ग्रीन है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ये सारी बातें हमने अपने प्रैक्टिस में करा रखी हैं, फिर से मैराथन में लाने आज से ही शुरू करूंगी, तो उसमें फिर से आएंगे ये सभी। फिलहाल अभी आपको ये आंसर देना है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत है वो कहता है, ये राज्य का जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है वो कहता है, या राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत वो कहता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, और या यहाँ पर कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये व्यक्तिवादी, राज्य का जो व्यक्तिवादी सिद्धांत है, या फिर इसको उदारवाद से संबंधित भी आ जाता है, कभी कभी उदारवादी सिद्धांत बोलते हैं। तो चाहे व्यक्तिवादी है चाहे उदारवादी है, आपको उसमें टिक कर देना है, ये उदारवादियों का कथन है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कहते हैं आवश्यक तो है क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, बट बुराई इसलिए है क्योंकि जैसे ये
अस्तित्व में आता है तो लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करता है, तो इसलिए ये आवश्यक भी है और एक साथ में उसकी बुराई भी है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 103 निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक है? इसके उदारवादी सिद्धांत का कौन सा प्रथम प्रतिपादक है? जॉन लॉक है, टी.एच. ग्रीन है, जीन जैक्स रूसो है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आंख बंद करके आप ऑप्शन पे टिक करते हैं, कर सकते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है उदारवादी सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें। ठीक है, क्या कह रहा है? प्लेटो, हेगल और मार्क्स, अरिस्टो, मैकियावेली और मिल, हॉब्स, लॉक, रूसो। किसकी बात कर रहा है? जो राज्य की उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत दिए गए उसमें सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक हैं उनकी बात हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो है हॉब्स, लॉक, रूसो हो जाएगा। आगे जो है आपके वही दो ऑप्शन है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। तो ये अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि डी क्या है और ई क्या है। ठीक है, और तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने कहा राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है? मार्क्स ने कहा, लेनिन ने कहा, स्टालिन ने कहा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक वही ऑप्शन है और कोई नहीं। अगला हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा कि किसी ने भी नहीं कहा। तो राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन है, यंत्र है। ठीक है, तो ये किसका कहना है? मार्क्स का कहना है। ये कहते हैं कि हर जितनी भी सामाजिक संरचनाएं हैं तो वो क्या है, इनमें दो वर्ग होते हैं, एक जो है मालिक वर्ग होता है और एक जो होता है श्रमिक होता है। तो ये कहते हैं कि जो बुजुर्गा वर्ग बुर्जुआ है ये क्या करता है? ये शोषण करता है और जो सर्वहारा है उसका शोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये दो वर्ग इसमें ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है इसमें ये दो वर्ग बताते हैं और कहते हैं सर्वहारा का जो है शोषण होता है। और लास्ट में ये साम्यवाद जो साम्यवादी समाज की स्थापना की परिकल्पना या करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, जिसमें कि जो ये उत्पादन के साधन होंगे उन पर सबका साझा नियंत्रण होगा और सभी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वहां पर वेतन मिलेगा। उन सबको सुविधाएं जो होंगी वो आवश्यकता के अनुसार मिलेंगी। ठीक है, देखेंगे ये सब मैराथन में हम लेंगे। अभी जो है इसको क्या है आपका ये जो मॉडल पेपर है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। पहला है अरस्तु, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है। ठीक है, तो और दूसरा है हेगल, आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। जबकि सी क्या कह रहा है कि गांधी ये गांधी के लिए बताया गया कि राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। तो अरस्तु कथन यहाँ पर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है, तो ये किसका? अरस्तु का ना होकर के किसका है? हेगल का है। हेगल का है। और आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है, तो ये किसका है? मार्क्स का है। अभी अभी हमने देखा मार्क्स, ये जो है मार्क्स का हो जाएगा। गांधी का राइट है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका एक से अधिक। एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए भी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी भी सुमेलित नहीं है। दो यहाँ पर असुमेलित है यानी कि गलत रखे गए हैं, सिर्फ एक सुमेलित है। तो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इनमें से किस चिंतक विचारक ने संप्रभुता के जनरल विल में निहित होने की वकालत की है? जॉन ऑस्टिन ने की है, जीन बोडेन ने की है, रूसो ने की है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्चुअल ज्यादातर आ रहे हैं, तो ये रूसो हो जाएंगे। इन्होंने ही जनरल विल की बात की है। और इसमें जो है जीन बोडेन यानी कि बोदा,
इनकी बुक कौन सी, 6 बुक्स ऑफ द कंसर्निंग रिपब्लिक, ये इनकी बुक्स है। और जॉन ऑस्टिन, ये भी संप्रभुता से संबंधित है, एकलवादी संप्रभुता से संबंधित है, ठीक है। लेकिन बोर्डिन ने क्या किया था, पहले तो अपने जो संप्रभु को सबसे ऊपर रखा, फिर उस पे जो है ईश्वरीय शक्तियों का पाबंदी लगा दी थी, ठीक है। और जॉन ऑस्टिन ने अपने संप्रभु को इन सब चीजों से निकाल करके ऊपर ले गए, तो इनको जो है प्रतिपादक माना जाता है। और जो संप्रभुता की अवधारणा है सर्वप्रथम किसके, बोर्डिन के द्वारा लाई गई थी। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक, ये इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने ये दिया था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा रूसो, जनरल विल, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है रूसो की, इसी में इन्होंने अपने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, जिसमें जनरल विल की बात इन्होंने की थी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108 देख लेते हैं, ठीक है। 108 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्रता है, संप्रभुता है, अधिकार है, प्राधिकरण है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बड़ा कर देते हैं, आप क्वेश्चन को एक बार और देख लें। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों से स्वतंत्रता है। क्वेश्चन को घुमा दिया है, बहुत इजी है। जो घरेलू जो अपना क्षेत्र है एक, उसमें भी सबसे ऊपर हो, ठीक है। और जो बाहर के यानी कि अन्य देशों हैं उनमें उनसे भी वो प्रतिबंधित ना हो, तो वही है, दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्र हो, यानी कि उन पे कोई दबाव ना हो, कोई उन पे अधिकार या कोई कानून उन पे न थोपा जाए, तो वही क्या है, संप्रभु है। संप्रभुता यानी कि जो सर्वोच्च शक्ति है उसी को संप्रभुता बोलते हैं। यहाँ संप्रभुता की बात हो रही है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ शब्दों के साथ खेल दिया है कि घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंधों में स्वतंत्र हो, यानी कि उस पर जो है किसी का नियंत्रण ना हो, तो वही क्या हो गया, संप्रभुता हो जाएगी, ठीक है। संप्रभुता यानी सोवरेन, सोवरेन दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर प्लस एनस, ठीक है। इन सब की बात हमने की है, आगे फिर और चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी आज के हम सैंपल पेपर पहले करते हैं पूरा, बाकी मैराथन में ये सब आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है, और उस पुस्तक का शीर्षक बताइए, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए है रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकी पुस्तक है। जीन बोर्डिन द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, मैकियावली द प्रिंस। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए, डी में वही है, एक से अधिक, और ई में है कोई नहीं, तो इनको आपको देखने की जरूरत नहीं है। चलिए जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो उसको देखते हैं बड़ा करके, और एक बार क्वेश्चन आप और देखिए और देख करके आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जीन बोर्डिन द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन बात है यहाँ पर आपकी छुपी हुई कि क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए किसने जो है सबसे पहले क्या किया था कि पहली बार उपयोग राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को, ये क्षेत्रीय संप्रभु सरकार की किसने सबसे पहले बात की थी, तो बोर्डिन ने की थी, और अपनी बुक कौन सी, द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में किया था, ठीक है। और मैकियावेली ने जो राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो कई लोग जो है यहाँ पर राज्य की अवधारणा इसमें गड़बड़ कर देंगे, लेकिन इन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग किया था, जबकि यहाँ पर बात हो रही है कि किसने क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को, यहाँ पर मेन आपका जो है की वर्ड जो है यहाँ पर है, क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा, राज्य शब्द नहीं, राज्य की अवधारणा का जो है प्रयोग किया था, तो वो जिन बोर्डिन हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह किताब किसने दिया, जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। ये कौन कहता है, बोर्डिन कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं, डाइसी कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है, और ये ऑप्शन आपका वही जाएगा कि कोई नहीं है। तो जो जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। तो वकील किसको पहचानेगा, कानूनी संप्रभु को पहचानेगा। कानूनी संप्रभु के पीछे कौन होता है, राजनीतिक संप्रभु होता है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा, डायसी।
तो देखो दो प्रकार के संप्रभु होते हैं, कानूनी संप्रभु होते हैं, राजनीतिक संप्रभु होते हैं। कानूनी संप्रभु कौन होता है? कानूनी संप्रभु होता है जो कानून का निर्माण करता है, जैसे कि हमारे यहाँ रख लीजिए लोकसभा, राज्यसभा या संसद, इसको क्या है, कानून निर्माण का अधिकार है। तो ये क्या हो गए, ये कानूनी संप्रभु हो गए। लेकिन राजनीतिक संप्रभु कौन हुआ? राजनीतिक संप्रभु हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे, यानी कि हम जो लोकतांत्रिक देश है उसकी जनता हो जाएगी। और हमारे संविधान में लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है। तो हम क्या है, राजनीतिक संप्रभु हैं। और इन नेताओं को एक बार जब भी इनको चुनाव करना होता है, हमारे सामने आकर के हाथ झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वोट मांगने के लिए। अगर इनको हम चुन करके भेजेंगे तभी जो है ये जाएंगे, अदरवाइज ये अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो कानूनी संप्रभु होता है उसको राजनीतिक संप्रभु के पीछे जो है सामने झुकना चाहिए, कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो होते हैं, कानूनी, एक कानूनी संप्रभु होता है और दूसरा होता है राजनीतिक। राजनीतिक हो जाएगी वहां की जो है पब्लिक, यानी कि सिटीजन, नागरिक हो जाएंगे। कानूनी हो जाएंगे जो संसद विधायिका वगैरह है, ये सब जो है कानूनी संप्रभु हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी, डाइसी, और इन्होंने ये अपना जो है विचार किसमें दिया है, लॉ, इनकी जो पुस्तक है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी फेमस पुस्तक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए 110 हो गया, और देख लेते हैं 111, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज किया? संप्रभुता की अवधारणा को खारिज करने वाला कौन दार्शनिक है, राजनीतिक है? तो जीन बोर्डिन है, या फिर जॉन ऑस्टिन है, या फिर हेरोल्ड लॉस्की है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन वही है कि कोई नहीं, ठीक है। तो खारिज करने वाले हैं कौन हो जाएंगे, हेरोल्ड लॉस्की, हेरोल्ड जे लॉस्की हो जाएंगे। इन्होंने जो है जो बहुलवादी संप्रभुता है उसको माना है, यानी कि संप्रभुता सिर्फ राज्य में ना होकर के जो राज्य के अंदर जितने भी संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उन सब में संप्रभुता निवास करती, ऐसा इनका मानना है, बहुलवादी है। यानी कि एक जगह संप्रभुता केंद्रित नहीं हो सकती, एक जगह इसका संप्रभुता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जबकि जो ऑस्टिन है ये एकलवादी, जीन बोर्डिन भी एकलवादी है, और बस इन्होंने जो है अपने संप्रभु को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ये दैवी जो होते हैं, ईश्वरी कानून, इन सबके आधार पर थोड़ा सा इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि पूना समझौता इनमें से किस नेता से संबंधित है? किससे संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन, अभी बताया ना कि काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन आपका हो जाएगा कोई नहीं इनमें से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो है पूना समझौता हुआ था, आप सभी को ये चीजें पता है। और ये किस पर हुआ था, ये जो पूना समझौता था, यहाँ पर अंग्रेजों ने ये बोला था कि जो ये हैं दलित हैं, इनको भी अलग जो है संप्रदाय, इनका भी अलग से जो है निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, ऐसा इनको बोल दिया था। तो उसी पर जो है गांधी जी ने देखा कि ये जो है फूट डालो और राज करो की नीति है तो बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि 1919 में, सॉरी 1909 में सबसे पहले जो है ये मुसलमानों को दिया गया था। उसके बाद 1919 में इसको बढ़ा करके कहाँ कर दिया था, सिखों को भी दे दिया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन। और उसके बाद जो है ये अम्बेडकर को भी भड़काने लगे थे कि दलितों को भी दिया जाए, यानी कि ये हिंदुओं के अंदर जो कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी थी, उसमें भी फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। उसी पर जो है गांधी जी नर्मदा जेल में थे, वहीं पर आमरण अनशन ठान दिया और बोला कि ये चीज नहीं हो सकती है, मेरे मरने के बाद ही होगी। फिर इन दोनों के बीच जो है समझौता होता है, और उसमें जो है जो दलित है उनको ज्यादा सीटें दे दी जाती हैं और अम्बेडकर जी मान जाते हैं। ये होता है 1932 में। पूना समझौता कब होता है? 1932 में होता है, ठीक है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है, सभी को पता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 113, ये नंबर है आपका, और देखते हैं। भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, पार्लियामेंट्री सुधार 1909 में, या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं।
तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब की गई थी, अभी भी हमने बात की है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1919 में आया था, इसमें मुसलमानों को जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात की गई थी। 1919 में इसको बढ़ाकर सिखों को कर दिया गया था, ठीक है, और आगे जो दलितों तक ये ले जाने वाले थे, लेकिन वहां पर गांधी जी ने उस चीज को संभाल लिया। और इसको जो है नाक के दांत का जो है अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है, नाक के दांत का अधिनियम। मार्ले ने मिंटो से कहा था कि हम नाक जो है नाक के दांत बो रहे हैं, नाक के विष बो रहे हैं, जो कि आगे चल के भारत के लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, विषकारी हो जाएगा, यानी कि बहुत ही नुकसानदायक होगा, ठीक है। नाक के दांत नाक के दांत का अधिनियम, ये इसको ऐसे बोला था मार्ले ने मिंटो से। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। देखेंगे 114 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, या फिर विभाजनकारी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगला ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है, सांप्रदायिकता की बात हो रही है, कौन सा उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों ही, जो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो तुष्टीकरण की नीति अंग्रेजों ने मतलब मुसलमानों को हमेशा जो है तुष्टीकरण, मुसलमानों को जो है एक अलग से इनको जो है अलग से क्या किया कि फैसिलिटीज दी, यानी कि आप कह सकते हैं इनको बांटने के चक्कर में इनको अलग से जो है कहा कि ठीक है, तुम्हारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र जो है अलग होना चाहिए। ये सारी चीजें इस तरह की तुष्टीकरण की नीति इन्होंने अपनाई, मुसलमानों को क्या करने के लिए, हिंदुओं से अलग करने के लिए। ये भी राइट है। विभाजनकारी जो है राजनीति अपनाई, जो बंगाल का विभाजन इसी आधार पे किया था कि वहां पर हिंदू मुस्लिम जो है वहीं से सारे ज्यादातर आंदोलन शुरू में निकल रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम वहां पर काफी मिलजुल करके रहते थे और सब मिल करके जो है क्या है स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। तो इनको सोचा कि यहाँ से इनको हिंदू मुस्लिम बांट दो, आपस में ही जब इनके बीच में मतभेद होगा तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, हमारी तरफ ध्यान नहीं आएगा। कोई भी अगर राज्य है, देश है, जब आपस में उसके अंदर ही उथल पुथल मची रहेगी तो बाहरी शक्ति का जो है सामना नहीं कर पाएगा, बाहरी शक्ति को वो हरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। तो वही चीज इन्होंने विभाजनकारी रणनीति में अपनाई कि अंदर ही अंदर इनके इतनी फूट डालो कि आपस में ही लड़ते रहें, और अंग्रेजों का बिगाड़, अंग्रेजों की तरफ वो जो है सोच भी ना है कोई, या फिर एकजुट होकर उनका सामना ही ना कर पाए। और क्या है, फूट डालो और राज करो। तो ये तीनों ही, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ऑप्शन वही हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आता है, और इसमें क्या है कि दो यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, ये दो बनते हैं, एक जम्मू और कश्मीर बनता है, दूसरा लद्दाख बनता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये आता जो है लागू कब होता है? तो 31 अक्टूबर 2019 यानी कि 2019 को ये लागू भी हो जाता है। 31 अक्टूबर किसका डेट ऑफ बर्थ है? तो वो आप मुझे बताएंगे, उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पे जो है ये लागू किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 31 अक्टूबर 2019 इस पर ये लागू हो जाता है, और इसमें जम्मू और कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से वहां पर राज्य को रोल खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। वो ये सीधा केंद्र सरकार जो होती है उसके अंडर में ले लिया जाता है, क्योंकि वहां पर सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं ज्यादातर इन्हीं सब कारणों से जो है सीधे केंद्र के अंडर में होते हैं वहां पर। और इस सेशन को सभी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो मैराथन है वो उस पे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आएंगे, और यानी कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के देने वाली हूँ आगे के आने वाले मैराथन में। तो चलिए, जितने भी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें मेरी सारी वीडियोज पाने के लिए, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी हमने कौन सा देखा है? 115, अब 16 देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि जाति समुदाय
जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। ठीक है, राजनीतिक लामबंदी की बात हो रही है। तो ये कथन किसका समर्थन करता है? जो नीचे दिए गए हैं उनमें से किसका यह समर्थन कर रहा है? तो सांप्रदायिक का, ऑप्शन ए है आपका, क्षेत्रवाद का, जातिवाद का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजनीतिक लामबंदी जो है ये प्रमुख जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी किसका प्रमुख आधार है? ये जातिवाद का जो है प्रमुख आधार है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये राजनीतिक लामबंदी होती क्या है? राजनीतिक लामबंदी ये होती है कि जिस कास्ट का जो लोग होते हैं तो उसी कास्ट से जो संबंधित राजनीतिक पार्टी होती है उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी ये हो जाता है कि जो जिस जाति के लोग होते हैं उसी जाति का जो उसी जाति से संबंधित पार्टी होती है उससे जुड़ जाते हैं, इसी को राजनीतिक लामबंदी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और देखेंगे 117 क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए काका कालेलकर आयोग की नियुक्ति की थी? गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या, है ना। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ये है कि काका कालेलकर आयोग का गठन क्यों हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, बी कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सी कह रहा है आर्थिक रूप से पिछड़ी उच्च जातियां, और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है कि कोई नहीं। ठीक है, तो जो अगर हम इनकी कालेलकर की बात करें, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? तो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे तो उन्हीं के लिए जो है ये उनकी पहचान करने के लिए ये जो है किया गया था, उनके लिए कुछ प्रावधान करने के लिए इस आयोग की नियुक्ति की गई थी। और ये की कब जाती है? ये इसकी नियुक्ति जो है 1953 यानी कि 1953 में जो है इसकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 118 क्या बता रहा है कि रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इनकी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क क्या है? जो इन्होंने तर्क दिया है इस पुस्तक में, उस तर्क के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण यानी कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। बी कह रहा है कि राजनीतिक संगठनों ने लोकतांत्रिक राजनीति को की प्रगति में बाधा डाली, जबकि सी कह रहा है कि जाति की पारंपरिक संस्था का आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण यानी कि हित एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की, यानी कि जिस जाति के लोग थे उस पार्टी से संबंधित हो गए और उन सब ने मिलकर अपने हित के लिए आवाज उठाई और इस तरह क्या है कि लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की, यानी कि जो राजनीति थी उसको लोकतांत्रिक यानी कि सभी वर्ग सभी समूह के लिए कार्य करने के लिए उसको क्या किया, एक पुश जो है वो प्रोवाइड किया, पुश किया कि आप जो है सभी वर्ग के लिए काम करेंगे, क्योंकि सभी वर्ग से संबंधित जो जातियां थी अपनी पार्टियों से जो जाति थी उस जाति की पार्टी से संबंधित हो गई, यानी कि उस जाति के लोग उस पार्टी से जुड़ गए और अपने अपने हितों के लिए सभी वर्ग जो है आवाज उठाने लगे। उससे क्या हुआ कि जो है लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि वो ऐसी राजनीति जो सभी समाज में रहने वाले सभी वर्गों के बारे में सोचे, उनके सभी वर्गों के हितों के बारे में सोचे, ऐसी राजनीति को बढ़ावा दिया। तो रजनी कोठारी जी ने इसको पॉजिटिव वे में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ए बी सी है, इनमें से ये दोनों नहीं है। जातिगत संगठनों ने लोकतांत्रिक राजनीति की प्रगति में बाधा डाली, तो ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव वे में लेते हैं और ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है। और आगे ऑप्शन आपके वही दो हो जाएंगे, कौन से कि एक से अधिक और कोई नहीं, तो ऐसा नहीं, इनमें कोई नहीं, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 119 देख लेते हैं। 119 क्या कह रहा है कि मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए आयोग, या फिर आदिवासी लोगों के अधिकारों के लिए आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ऑप्शन वही है कि कोई नहीं। तो मंडल आयोग आप सभी को पता है आधारिक आधिकारिक तौर पर
किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसी रूप से जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसी के द्वारा है जो 27% क्या है आरक्षण की बात कही गई थी, आरक्षण दिया गया था। कितना? 27% आरक्षण इसके द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, सिफारिश की गई थी, बाद में मिल जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे 120, क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर यहाँ पर हो जाएगा ई ऑप्शन कोई नहीं। तो राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जाति आधार पर टिकटों का आवंटन कहलाता है, ये कहलाएगा जातिवाद। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखो, ये जो अभी हमने राजनीतिक लामबंदी की बात की और जो रजनी कोठारी ने भी उसके बारे में पॉजिटिव चीजें बताई गई, वो एक अलग, यानी कि राजनीति को लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने की बात वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखें तो एक तो क्या होता है कि राजनीति का जातिकरण होता है। ठीक है, राजनीति का जातिकरण होता है। ठीक है, और दूसरा होता है जाति का राजनीतिकरण। जाति का राजनीतिकरण। ठीक है, जाति का राजनीतिकरण क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। राजनीति का जातिकरण क्या होता है? राजनीति का जो है जातिकरण ये होता है कि अगर किसी क्षेत्र में माना कि कोई एक कास्ट ज्यादा रह रही है, अधिक उसकी संख्या है, बहुल वहां पर संख्या है, उसकी ज्यादा संख्या है, तो क्या करेंगे, सभी दल क्या करते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, या फिर और कोई हो, तो क्या करते हैं कि उस कास्ट के कैंडिडेट को ये क्या करते हैं, वहां खड़ा कर देते हैं, ताकि जो है उस कास्ट के, क्योंकि वहां पर संख्या ज्यादा है, उस कास्ट के लोगों की संख्या वहां पर ज्यादा है, तो उस कास्ट का व्यक्ति जो है जीतेगा। तो ये क्या हो जाता है, राजनीति का जातिकरण। यानी कि जिस क्षेत्र में जिस जाति की संख्या है, लोग ज्यादा है, तो उसी जाति से संबंधित वहां का जो प्रतिनिधि होता है वो उसको खड़ा किया जाता है। तो ये हो गया जाति का राजनीतिकरण, राजनीति का जातिकरण। अगर हम दूसरी बात करें जाति का राजनीतिकरण क्या होता है, तो जो जैसे जातियां हुई, तो वो अपने अपने पार्टी जिस जाति से संबंधित हितों को उठा रही है, तो उससे जुड़ जाती हैं। जैसे कि बसपा दलित उससे जुड़ जाते हैं, सपा इससे जो है पिछड़ा वर्ग जुड़ जाता है, बीजेपी से अगर कह लें तो ब्राह्मण ठाकुर ये जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि ये एग्जाम्पल सही भी हो, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरह से जिस जाति का जिस जाति से जो है जो जुड़ता है, जिस जाति का इंटरेस्ट जो पार्टी फॉलो करती है, उस इंटरेस्ट को आगे लेके जाती है, तो उस जाति के लोग क्या करते हैं, उस पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाता है जाति का राजनीतिकरण। तो राजनीति का जातिकरण यानी कि जिस क्षेत्र में जिस जाति कास्ट के लोग ज्यादा होते हैं, वहां उसी कास्ट का जो है क्या हो जाता है, कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है। ये हो गया राजनीति का जातिकरण। और जाति का राजनीतिकरण में जिस जाति की पार्टी जो संबंधित होती है, उस जाति के सारे लोग उस पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इससे कई सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं, वो आपको आगे क्वेश्चन हल करने में जो है मदद करेगा। तो हमने ये आज का जो है बीपीएससी का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। 140 से क्वेश्चन 41 से हमने शुरू किया था और 120 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आपका ये मॉडल पेपर सॉल्व हो गया है। यही लेवल रहेगा आपके जो पेपर आएगा पीजीटी का, पॉलिटिकल साइंस का, तो 19-20 यही लेवल रहेगा। थोड़ा सा लो हो सकता है, थोड़ा सा अप हो सकता है। उन्होंने मॉडल पेपर के रूप में इसको दिया है, तो ऐसा ही लेवल मान के चलिए आप। तो आपकी प्रिपरेशन देख लीजिए, अच्छी होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो और टाइमली आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और यही लेवल लेकर मैं चलूंगी, थोड़ा सा इससे अब भी कर सकती हूँ। तो हमारी जो मैराथन आएंगी उसमें ये लेवल मैं मेंटेन करके चलूंगी, ताकि आपको जो क्वेश्चन में पेपर में एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आप वहां पर। और इन सारी आज से हमारा मैराथन शुरू होगा शाम से, और हो सकता है कि
कल से जैसे कि आज भी 2 ही वीडियो जाएँगी, एक अभी जा रही, एक 8:30 के आस-पास, यानी कि 9 से 8 के बीच में पीएम हमारी दूसरी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। तो ये इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और सारी वीडियोज़ को पाने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी वो भी दे रही हूँ। प्लस ये जो मैराथन दूँगी, सारे टॉपिक को मिला कर के वो भी जाएगा। और तो ये सारी वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो जो है सब्सक्राइब पक्का कर लें। आपके सब्सक्रिप्शन एंड लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों में जो है इंक्रीज करने का मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड अप करेंगे और उसके बाद हम शाम को मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।